नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक नया टॉपिक जिसका नाम है निम्न जाति सुधार आंदोलन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निम्न जातियां किस तरह से संगठित होती हैं और संगठित होकर के अपने मूल अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ती हैं। भारत में दलित आंदोलन मुख्य रूप से दो हिस्सों में होता है, एक तो पश्चिम भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में इसका प्रभाव कम ही रहा। तो पहले वीडियो में हम पश्चिम भारत में होने वाले दलित मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम इतने सारे मूवमेंट सत्यशोधक समाज, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, बहुजन समाज, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के द्वारा किए गए काम, साहू जी महाराज के द्वारा किए गए कामों को पढ़ेंगे। अपने अगली वीडियो में हम इतने सारे मूवमेंट पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पीसेस में दक्षिण भारत से संबंधित मूवमेंट से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि किस वजह से ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम उन समस्याओं को नहीं जानेंगे तब तक हम चैप्टर पर कमांड नहीं कर सकते। इस तरह की तस्वीरें आप देखे होंगे या अपने गांव, अपने घर में, अपने आसपास मोहल्ले में आपने इन तरह की चीजें अक्सर महसूस की होंगी। आज से 20-30 साल पहले इस तरह की चीजें थोड़ा सा प्रचलित हुआ करती थी। हालांकि आज इनका प्रचलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम आपको ऐसी कुछ यहाँ पर कहानियां बताने वाले हैं। 2-3 छोटी-छोटी कहानियां बताऊंगा जिससे आप इस चैप्टर से अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकेंगे और ये पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होता था। और यही कारण था कि इन लोगों ने इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के एक आवाज उठाई थी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। पहली कहानी में लेके आया हूं, दक्षिण भारत में त्रावणकोर एक राज्य हुआ करता था। वहां की जो काफी चर्चित है और इस पर मूवी भी बन चुकी है। यूट्यूब में एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम मूलाकरम है, तो इसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर के। होता ये था कि खास जाति जो होती थी, निम्न जाति के जो लोग होते थे, उन महिलाओं के ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाया जाता था जिसे मूलाकरम कहा जाता था। इसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है इंग्लिश में। इसका तरीका ये था कि कोई भी निम्न जाति की महिला अगर अपने सीने को ढकती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके परिवार वालों को। और ये लोग इतना ज्यादा पैसे नहीं रखते थे अपने पास, क्योंकि इनके पास खाने के लिए ही नहीं होता था, तो ये टैक्स कौन पे करेगा। इस वजह से अधिकांश जो निम्न जाति की महिलाएं हुआ करती थी अपने सीने को खुला ही रखती थी। ऐसा सिस्टम था, यानी अगर इनको अपने बदन को ढकना है तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी बात से रुष्ट होकर के एक महिला जिसका नाम नागेली होगा, ये उनका तस्वीर है, बनाया गया है। तो नागेली ने अपने स्तनों को काट करके उन व्यक्तियों को दे दिया था जो इसका टैक्स लेने आए थे, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा चर्चित हो गई और एक देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है। तो नागेली को आपको ध्यान रखना है, उनके बलिदान को ध्यान रखना है। किस तरह से ये सिस्टम था, तो एक बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम था, बहुत ही बेकार सिस्टम था, ऐसे अत्याचार हो रहे थे। एक दूसरी कहानी आपको मैं बता दूं कि अंबेडकर जब अपने मूवमेंट को चला रहे थे तो होता ये था कि उस समय दलित तमाम सारे लोग, उनके पास भोजन होता नहीं था, तो वो जानवरों को जाते थे, जो फ्लेश होता था, जो मरे हुए जानवर होते थे उनके मांस को खाते थे और उनसे प्राप्त जो चमड़ा था उसका यूज करके, उसका इस्तेमाल करके जूते बनाने का काम करते थे। तो इस तरह से व्यवसाय करते थे और इस चीज को खाते थे। अंबेडकर ने इनको कई बार मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि वो पेट की जो भूख है उससे मजबूर हुआ करते थे। और इस बात से अंबेडकर काफी ज्यादा परेशान हो गए कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा दिला पाऊं। तो आपने जाना किस तरह से लोग मरे हुए जानवरों को खाने के लिए बाध्य हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं हुआ करता था। भोजन किस लिए नहीं है, क्योंकि जमीन नहीं है, और दूसरी जगह जाएंगे तो उनसे बेगार करवाया जाता था, ज्यादा मात्रा में उनको वेतन या दैनिक जो मजदूरी है वो नहीं दी जाती थी। ऐसी समस्याएं थी देश में। एक तीसरी कहानी है जो मेरी पर्सनल अनुभव की हुई है या मेरी खुद की सुनी हुई है। मैं एक बाबा जी से मिला, उन बाबा जी ने कहानी बताई। पहले के समय में जब थ्रेसर नहीं हुआ करता था तो गेहूं की जो थ्रेसिंग है, मड़ाई जिसको कहा जाता है, इस तरह से की जाती थी बैलों के माध्यम से। बैलों के मुंह में यहाँ पर मुस्का लगा हुआ है जिससे वो ना खा पाए, लेकिन उस समय इतना ज्यादा अनाज होता था कि वो लोग जानवर खाते रहते थे और इसकी मड़ाई भी करते जाते थे। इससे फिर बाद में वो गोबर करते थे यहीं पर। इस गोबर को वो बाबा जी बताए मुझसे कि हम उठा लेते थे गोबर को और उठा करके उसको रख लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे दिन भर। इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि वो अच्छी तरह से खाया नहीं जाता था उस अनाज को, तो वो साबुत ही उससे गेहूं के दाने निकलते थे
और इन गेहूं के दाने को हम धुल करके, यानी इस गोबर को इकट्ठा करते थे दिन भर, और इकट्ठा करने के बाद हम लोग उससे निकलने वाले जो गेहूं है उसको स्टोर करते थे, अपने घर ले जाते थे, उसको सुखा करके उसको पीस करके उससे रोटी बनाते थे। ऐसे गेहूं को हम गोबरी के नाम से जाना करते थे, क्योंकि वो जो बाबा जी थे उन्होंने बताया कि हम लोग मजदूरी किया करते थे, ये काम करने का हमको मजदूरी मिलती थी, ये हमारे पर्सनल हमारा अनाज नहीं होता था, ना कि हमारा पर्सनल जानवर नहीं होते थे। तो ऐसे करके इस काम को करने के बाद हमें जो मजदूरी मिलती थी इतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं होती थी कि हमारा परिवार चल जाए, तो साइड से हमको ऐसा काम भी करना पड़ता था, यानी गोबर से निकले हुए अनाज को पीस करके हम लोग खाते थे। ऐसी बुरी कंडीशन थी। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कहानी तो सैकड़ों है मेरे पास, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम थी उस समय, कैसी समस्या वो झेल रहे थे, और इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन था, बात यह आती है। तो जिम्मेदार था वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो इंडिया का था वो इसके लिए जिम्मेदार था। इसके तहत क्या किया जाता है कि 4 वर्णों में बांट दिया जाता है समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इनमें से 3 को ट्वाइस बॉर्न ग्रुप्स कहा जाता था। ट्वाइस बॉर्न ग्रुप का मतलब है द्विज, हिंदी में इसको कहा जाए द्विज कहा जाता था। ये प्रश्न आपसे हिंदी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसे द्विज कहा जाता है, तो इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है, साथ ही पक्षियों को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न, यानी 2 बार जन्म लेते हैं। क्यों 2 बार जन्म लेते हैं? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा का अधिकार होता था, और ये एक बार अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते थे, और ऐसा माना जाता था कि जब ये गुरु के पास जाते थे तो इन्होंने अपना दूसरा जन्म लिया होता है, यानी एक बार माँ के गर्भ से, एक बार गुरु के पास जाने पर इनका नया जन्म होता है, ऐसा इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। क्योंकि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था नहीं, इसलिए शूद्र को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्विज के अंतर्गत किनको किनको रखा जाता है, तीनों को रखा जाता है। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पक्षियों को द्विज? क्योंकि पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार वो अंडे के रूप में अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, और दूसरी बार जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तब उनका जन्म होता है। इस तरह से यहाँ पर शूद्र तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन शूद्र के बाद समस्या थी। एक अलग ग्रुप डिवाइड किया गया था जिनको 4 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा जाता था, और इनको अनटचेबल्स कहा जाता था, इन्हें ही अछूत कहा जाता था। इसमें से ये आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण के काम क्या होते थे, प्रीस्ट का काम करता था, पुजारी का काम करता था, क्षत्रिय वॉरियर, मर्चेंट और लैंड ओनर्स का काम कौन करता था, वैश्य। शूद्रास की समस्या क्या थी कि इन सारी तीनों जो कम्युनिटी है इनकी सर्विस करना, इनकी हेल्प करना, इनकी सेवा करना इनका काम हुआ करता था। लेकिन जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, इनकी समस्या सबसे ज्यादा गंभीर थी। इनके जिम्मे में कौन कौन से काम आते थे? कॉबलर, जूते बनाने का काम इनका होता था। स्ट्रीट स्वीपर, यानी झाड़ू लगाने का काम होता था इनका। लैट्रिन क्लीनर्स, लैट्रिन क्लीनर करने का काम इनका होता था। इस तरह के आज भी आप देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह भारी मात्रा में होता है। ये मेन समस्या थी। और समस्या सिर्फ कास्ट सिस्टम ही नहीं था, वर्ण व्यवस्था ही नहीं था सिस्टम। ये तो ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है आपने, सबको काम दे दिया है, अच्छी बात है। बट समस्या ये थी सबसे बड़ी कि ये सिस्टम जो था, ये हायरार्की जो सेट की गई थी, ये रिगिड थी, काफी ज्यादा रिगिड। का मतलब ये है कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर पैदा हुआ है, इस कैटेगरी में पैदा हुआ है, और वो ज्यादा विद्वान है, योग्य है, तो वो इस श्रेणी में नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस वर्ण व्यवस्था की। और इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से एक सोसाइटी जिसकी पॉपुलेशन, आप यहाँ से पॉपुलेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, उसके टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा था, उसके जो टैलेंट है उसको बाहर लाने का अवसर उनको नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसी कास्ट सिस्टम को लेकर के, इसी कास्ट सिस्टम में सुधार लाने के लिए सारे लोग मिलकर के आवाज उठाते हैं, और इस तरह से इस दौरान होने वाले जितने भी मूवमेंट है, आंदोलन है, उनको हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो काफी बुरी कंडीशन थी। चलिए प्रारंभ करते हैं एक एक करके हम मूवमेंट को। सबसे पहले पश्चिम भारत में जो आंदोलन प्रारंभ होता है वो किया जाता है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसे सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है 1873 में। इनकी 2 रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इनकी जाति भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने काम क्या किए? दलित बच्चों, कन्याओं के लिए देश के लिए पहले विद्यालय की स्थापना करते हुए इनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। इन्होंने दलितों के लिए अभी तक स्कूल नहीं थे कोई, उनके और ना ही कन्याओं के लिए कोई स्कूल हुआ करते थे। उन्होंने इस काम को किया और विद्यालय खोले और तमाम सारी इसकी सीरीज बढ़ाई।
ब्राह्मणी श्रेष्ठता का जमकर विरोध किया और कहा कि हम अपने लोग बैठाएंगे, जो प्रीस्ट का काम करते हैं, जो पुजारी का काम करते हैं, उनके बदले में हम अपने लोगों को बैठाल करके काम करवाएंगे। इस तरह से जो दलित मूवमेंट है वो सबसे पहली बार बंबई से स्टार्ट होता है, पश्चिमी भारत से। आपने पढ़ा जिस तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में बंगाल से प्रारंभ होता है, उस तरह से दलित मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो पश्चिम भारत से स्टार्ट होता है। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी इस काम में उनकी बड़ी मदद की। दोनों लोगों ने मिल करके स्कूल तमाम सारे खोले थे। तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारिका, मराठी कवियत्री थी। इस थ्योरी को आपको पढ़ लेना है। इन्होंने 1848 में 3 जनवरी को बालिकाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था। इसके साथ साथ इनकी मदद की थी बहन फातिमा शेख ने। इनको अभी गांव से निकाल दिया जाएगा, तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाएगा जब ऐसा इन्होंने किया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ाना एक पाप है, अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो गलत होगा। और इन्होंने ठान लिया था कि हमें महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ाना है। ये यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि एक कास्ट की बात हो रही, इन्होंने हर वर्ण की बालिकाओं को यहाँ पर बुलाया था अपने स्कूल में और उनको पढ़ाया था। इसलिए भी इनको ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकती, और इसलिए इनको गांव से भी निकाल दिया जाएगा। बाद में जब इनको गांव से निकाल दिया जाएगा तो फातिमा शेख ने इनकी मदद की थी। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के महिलाओं के लिए स्कूलों की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाया था। अगले नंबर पर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, वी.आर. शिंदे। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वी.आर. शिंदे बताना है। उद्देश्य था दलितों के अधिकार के लिए उनको जागृत करने का। इसके अगला है बहुजन समाज। बहुजन समाज को मुकुंद राव पाटिल तथा शंकर राव जाधव ने प्रारंभ किया था। ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन में पूछे जाते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी संस्थापक बताइए और इसका संस्थापक बताइए। इनमें दोनों व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगले व्यक्ति आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, दलितों उद्धार के लिए कुछ काम किए थे। हालांकि उनके प्रारंभिक दौर में वो इस बात से एकदम सहमत नहीं थे, उनकी विचारधारा कुछ अलग थी। लेकिन बाद में 1932 के आसपास जब पूना पैक्ट होता है, उस समय से उनकी विचारधारा में कुछ बदलाव आता है और वो दलित सुधार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए कुछ काम करने में जुट जाते हैं। इन्होंने कुछ संस्थाओं के निर्माण किए थे। उन संस्थाओं को आपको याद करना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में बंबई में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बंबई में ही 32 में, एसोसिएशन आएगा तो आपको गांधी लगाना है। अभी इसी चीज पर फेडरेशन आ जाएगा तो आपको अंबेडकर लगाना है। इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को। हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 में भी, हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 में। इसका अध्यक्ष उन्होंने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। घनश्याम दास बिड़ला काफी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से काफी मदद करेंगे। आप बिड़ला कंपनी को जानते होंगे, बस उन्हीं के पूर्वज हैं ये। 1932 में दलितों के लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। बात आती है कि गांधी जी ने इस शब्द को कहां से लिया था, तो गांधी जी ने इस शब्द को नरसिंह मेहता से प्राप्त किया था। नरसिंह मेहता गुजरात के एक संत थे। भक्ति मूवमेंट जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। गुजरात में कृष्ण और राधा के ऊपर काफी ज्यादा लिखेंगे, काफी सारी कविताएं लिखेंगे उनके प्रणय संबंधों पर। एक संत है, उनका नाम नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता ने सबसे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसका नाम था हरिजन, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। इस शब्द को इस्तेमाल उन्होंने देवदासियों के लिए, संतानों के लिए किया था। काफी पुराने समय से देवदासियां मंदिरों में रहा करती थी और ईश्वर की अर्चना में, भक्ति में लीन रहा करती थी, उनकी सेवा में लगी रहा करती थी। तो देवदासियों के संतानों की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि धीरे धीरे देवदासियों की जो समाज में दशा थी, जो उनका स्टेटस था, काफी ज्यादा गिर गया था। इस वजह से देवदासियों के बच्चों का समाज में कोई इज्जत नहीं थी और उन्हीं को एक सम्मान देने के लिए, एक स्टेटस देने के लिए सबसे पहले नरसिंह मेहता ने देवदासियों के लिए, उनके संतानों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में इसी शब्द को उठा करके गांधी जी ने यहाँ पर रख दिया, दलितों के लिए दे दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल कहाँ से लिया है, कहाँ से किया है, तो आपको नरसिंह मेहता का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बताना है। अगला नंबर आता है बी.आर. अम्बेडकर का। और अम्बेडकर ने, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा काम किया है दलित उत्थान के लिए। इन्होंने कुछ संस्थाओं को बनाया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, बाकी डिटेल से हम कभी बायोग्राफी पढ़ेंगे अम्बेडकर की। इनका जन्म कब होता है? 1891 में 14 अप्रैल को। महू, इंदौर मध्य प्रदेश के पास एक गांव है, महार जाति में हुआ था। इनकी पत्नी पहली रमाबाई थी, उनकी 1935 में मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने दूसरा विवाह किया 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से, जो इनकी पर्सनल डॉक्टर हुआ करती थी।
1927 में बहिष्कृत भारत मराठी में इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और इन्होंने कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बंबई में 1920 में। बहिष्कृत शब्द आएगा बार बार तो आपको अम्बेडकर को बताना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बंबई। समाज समता संघ 1927 बंबई। अनुसूचित जाति परिसंघ 1942। तो इस तरह की इनकी सारी संस्थाओं को रट डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर आता है साहू जी महाराज का। साहू जी महाराज कोल्हापुर के निवासी हैं, महाराष्ट्र के, और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राजकीय पदों के लिए दलितों को 50% आरक्षण प्रदान किया। देश में पहला आरक्षण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश में सबसे पहली बार आरक्षण का प्रावधान कहां पर किया जाएगा, आपको बताना है कोल्हापुर रियासत में किया जाएगा साहू जी महाराज के द्वारा। साहू जी महाराज ने एक और काम किया था कि पुरोहित कर्मों के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करने का काम किया था। जो भी पुरोहित काम के लिए अभी तक ब्राह्मण की जिम्मेदारी होती थी, ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करता था, उसको उन्होंने खत्म किया उस सिस्टम को, और बाकी लोगों को भी प्रशिक्षित किया। तो दलित मूवमेंट का हमारा ये वीडियो अभी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत में होने वाले दलित आंदोलनों को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।